सबसे पहले मैं ताज भाई को भी कहूंगा, निश्चित तौर पर उनकी उत्तेजना, उनका आक्रोश और वो बढ़ता हुआ रोष अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों में निश्चित तौर पर समुचित भी है और न्यायोचित भी है। लेकिन कुछ एक बातों पर आपको बराए मेहरबानी गौर करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि एक मर्तबा फिर से हजारों की तादाद में एक बेहतर भविष्य की राह देख रहे हमारे अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारी फिर से राजनीति का शिकार। आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस घृणित सोच के साथ देश या प्रदेश में बड़े मंचों पर, जो पब्लिक मंच है जिसे हम विधानसभा या देश की संसद के तौर पर जानते हैं, कैसे दिग्भ्रमित करती। मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा, बीते दिनों जब 3 जघन्य हत्याओं का मामला सामने आया, कथित हत्याओं का, तो उस वक्त बड़े नेताओं ने इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया, आतंकवादी घटना है, आतंकवादी घटना है। और अभी मैं पढ़कर हटा हूं 2 दिन पहले की खबर कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि ये एक हादसा था। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो ये जो राजनीति करते हैं, क्योंकि पुलिस ने अगर लाठियां भांजी तो उस सरकार पर आरोप लगाना जिसके पास पुलिस आई नहीं। रही बात समिति की, आप मुझे बताइए 2014 और आज 2025 है, 11 सालों के बाद अगर सरकार हजारों की तादाद में अलग अलग महकमों के अनुबंधित या स्थायी कर्मचारियों को नियमित करना चाहती है, तो एक रोड मैप तो चाहिए होगा। ये तो तय करना पड़ेगा ना कि अगर इतनी बड़ी तादाद में जब इतने कर्मचारियों को नियमित करना है तो वित्तीय मामलों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े साफ शब्दों में कहकर अपनी बात पूरी करूंगा, मरकज में भारतीय जनता पार्टी है और प्रदेश के अंदर पुलिसिंग लॉ अबाइडिंग एजेंसीज का कंट्रोल उसके पास है। तो ये 2 बातें समझ लीजिए, भाजपा जो है वो परोक्ष रूप से नहीं चाहती कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की गठबंधन की सरकार को ये सेहरा अपने सर पर बांधने का मौका मिले कि उन्होंने तमाम कर्मचारियों को नियमित कर दिया। तो परोक्ष रूप से जो है वो रोड़े अटकाए जा रहे हैं। यही कारण है कि हजारों करोड़ की कटौती बजट में। विनोद जी, मैंने सबको संयम से सुना है। ताज भाई को मैं फिर से बड़े प्रेम पूर्वक अनुरोध करूंगा, बराए मेहरबानी अपने पर्टिकुलरली विभाग को अपनी नजरों के सामने थोड़ी देर के लिए अलग कर दें और तमाम अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों को एक बार की दोबारा से मैं उस मार्मिक और दारुण विवरण को चित्रित करने जा रहा हूं। सुनिए ताज भाई, सुनिए, हम आपके दुश्मन नहीं है, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। अब जरा मादा रखिएगा सुनने की। सबसे पहली बात, आपने कांग्रेस पे उंगली उठाई। 1 साल, 1 वक्त, 1 समय बता दीजिए जब कांग्रेस जम्मू कश्मीर में बहुमत के साथ सत्ताधीश में शामिल हुई। बावजूद उसके वजीर कमीशन की रिकमेंडेशन आजाद साहब के समय में हुई, जो 8 जिले बढ़े, जिसकी वजह से वो कुवत बढ़ी ताकि और कर्मचारी जो है वो नियमित किए जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात, विनोद जी, आपने भूमिका में कहा था, मैं फिर से बता दूं, मुझे याद है मुबारक मंडी में वो डिविजनल कमिश्नर का ऑफिस जिसके बाहर कभी होम गार्ड वाले बैठा करते, आज कोई उनका नाम भी लेता है। मुझे याद है हर 31 दिसंबर को हम अपने पत्रकारों को भेजा करते थे प्रेस क्लब के बाहर, और मैं यहां आज ये कहना चाहता हूं कि प्रेस क्लब प्रबंधन ने भी वहां पर बंदिशें लगा दी, जहां पर लोग समझते थे कि उनकी आवाज उठाई जा सकती है, प्रोटेस्ट वहां पर करने की मनाही कर दी गई। हम हर साल हर पर्व पर जब वहां पर अपने पत्रकारों को भेजते थे तो टेंट लगाकर तंबुओं में एग्जीबिशन ग्राउंड में बैठे लोगों को, दिन को छोड़ दीजिए रात को भी बैठे उनको शूट करते थे। पीडीडी के ऐसे कर्मचारी थे, किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी की आंख नहीं थी, कोई जान से चला गया था। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब आप तमाम विभागों में नजर मारेंगे, मैं एक और विभाग जोड़ देता हूं जिसकी कभी चर्चा ही नहीं हुई, वन विभाग। पिछले कुछ सालों में एक नया डिपार्टमेंट बनाया, अब सुनिए जरा एक मिनट, नया डिपार्टमेंट बनाया जो जड़ी बूटियों की खोज करेगा, मेडिसिन की खोज करेगा, उसमें भर्ती की गई। और अब ये जो आरोप लगा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, मैं प्रवक्ता नहीं हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इमरान भाई बताएंगे, मैं पूछना चाहता हूं, जो रहबरे खेल में, रहबरे जरात में, रहबरे तालीम में हजारों लोग नियमित हुए, क्या आप उनकी नियमित, जो उनको नियमित किया गया उस पर भी सवाल उठा रहे हैं? ये कह देना कि सरकार ने पहले अस्थायी तौर पर अनुबंधित किया, बाद में उनको नियमित किया गया, मैं तो ये कोई घोटाला था, कोई धोखा था? डेली वेजर्स की बात कर रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं। वो भी विनोद जी, वो तमाम लोग रहबरे खेल, रहबरे जरात और रहबरे तालीम तमाम डेली वेजर थे पहले, बाद में उनको नियमित किया गया। ये एक रास्ता था जिस पर चलकर बेरोजगारी से लड़ा जा सकता था। प्रदेश सरकार के पास वित्तीय मामलों का अख्तियार ही नहीं है। आप समझ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पिछले कुछ सालों में मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाकर
जिन कर्मचारियों को लगाया गया है और उसके बाद उनको सिर्फ 20 और 21 दिन की तनख्वाह दी जाती है, महीने की तनख्वाह भी पूरी नहीं दी जा रही है और नियमित करने की बात पर उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं उनकी बात इस मंच से रखना चाहता हूं। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा सीधा ताज साहब से और पूर्णिमा जी, बजाय इसके कि हम डिस्कशन करें, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, आपको उसी में आपके उत्तर मिलेगा जी। पहली बात, मरकज में मोदी सरकार है। अभी पूर्णिमा जी बोल रही थी हमने ये किया, हमने वो किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश के पूर्व जो फाइनेंशियल कमिश्नर थे, उन्होंने पब्लिक डोमेन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे मजबूर किया कि जिन जिन स्टेटों में भाजपा की सरकार रही है वहां पर पैसा कम कर दो, कटौती कर दो। ये बड़ी निर्लज्जता की बात है एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कि वो ये कहे कि ऐसी प्रदेशों में आप कटौती कर दो जहां हमारी सरकार है। ये आपका एक मिनट आपसे चाहूंगा, एक मिनट चाहूंगा आपसे जगदीप जी। जब आपको पता है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो फिर जनता को क्यों अशोर करते हो? 61,000 लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपके हम कमेटी बना रहे हैं, फिर आप डिपेंड रहेंगे केंद्र पर, कहेंगे केंद्र ने पैसा नहीं दिया। सच बताइए विनोद जी प्रदीप जी एक सेकंड में लेना चाहता हूं प्लीज। मैं विनोद जी को जवाब देता हूं इस चीज का, अपनी बात प्लीज। इमरान भाई आप बोलिएगा, आप बीच में मत बोलिए ना। इमरान भाई 2 मिनट। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, जब भाजपा के आज विधायक जो थे ये विधानसभा के अंदर शोर में दिल्ली साहब को नहीं समझ में आ रहा कि पुलिस जो है वो होम डिपार्टमेंट के पास है, आप कैसे प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़ा कर सकते हैं? तीसरी बात मैं ये आपको बता दूं कि जिस उमर अब्दुल्ला सरकार ने, कांग्रेस गठबंधन सरकार ने ये समिति बनाई है, आप ये जहन से निकाल दीजिए कि कहीं मरकज के इन दकियानूसी विचारों के नीचे दबकर हम अपने फैसले से पीछे हटेंगे। निश्चित तौर पर इनको स्थायी करने की जो हमारी कमिटमेंट है हम उस पर पूरा उतरेंगे। और मैं एक और बात आज बता दूं, यहां बार बार कहा जा रहा थाली में खाना डाल दिया, थाली में खाना डाल दिया, आपने क्यों नहीं डाला, आपने क्यों नहीं डाला, ये घृणित शब्द है। हम लोग हाथ जोड़कर माफी मांगकर इन तमाम अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों को इनका हक देंगे, इनकी थाली में नहीं डालेंगे, हाथ जोड़कर इनका हक इनके हाथ में थमाएंगे। उसी के लिए हम वचनबद्ध हैं, उसी के लिए हम प्रयासरत हैं और उसी के लिए ये समिति बनाई गई है। जो ताज साहब ने कहा कि हमें मीनवाइल कोई रिलैक्सेशन मिले, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले, 2-4 महीने की तनख्वाह मिले, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार इस पर भी संज्ञान लेगी और निश्चित तौर पर अगले मुझे लगता है ताज साहब इस कमेटी से विधानसभा के अंदर खड़े होकर, ये व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जमीन से जुड़ा आदमी हूं, हजारों लोग, हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो इस फानी दुनिया को अलविदा कह चुके, सैकड़ों ऐसे हैं जो अपंग हो चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप अपनी मांग को उठाकर सरकार के समक्ष फिर से रखें तो उसमें ये भी रखें कि जो लोग आज इस दुनिया में नहीं है उनके परिजनों को, या जो लोग बीमार हैं उनको वही तमाम सुविधाएं इंश्योरेंस के साथ जो सरकारी मुलाजिम को मिलती हैं दी जाए और उनके अगले परिजनों को जो आज इस दुनिया में नहीं है नियमित किया जाए। ये सत्ता में आप लोग हो पिछले 11 सालों से कांग्रेस में ऐसे खामखा उठाए जा रहे हो। आपने क्या किया? आप ये बताइए, आपने क्या किया? आपने तो उन प्रदेशों का भी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था उसको कम कर दिया जहां पर आपकी सरकार नहीं, और ये आपका प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप कीजिएगा, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं क्या ये और ये जो डबल इंजन की बात करते हो, ये डबल इंजन की बात कहना ही सरासर असंवैधानिक है। डबल इंजन क्या होता है? ये धमकी है लोगों को में हमारी सरकार है, यहाँ भी हमको दो, नहीं तो हम आपके काम नहीं करेंगे। इसे तो मैं डबल थ्रेट की सरकार कहता हूँ, सॉरी धमकी की बात कहता हूँ। यही आपने किया है, आपने केवल और केवल पॉलिटिक्स की है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतना दम नहीं है कि दिल्ली वालों से बात कर सके। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इतनी कुवत नहीं है कि आकर एलजी से बात कर सके। एलजी के सामने खड़े होने की मजाल नहीं है आपके नेताओं में। क्यों नहीं जाते दिल्ली वालों से बात करने? क्यों नहीं बात करते आप दिल्ली के लोगों से? आपकी सरकार है, आप कर सकते थे नियमित, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, क्यों नहीं किया आपने? आज भी कर सकते हैं आप, लेकिन आप नहीं चाहते क्योंकि तेरा उमर अब्दुल्ला सरकार के सर कांग्रेस सरकार के सर बनेगा, ये आप नहीं चाहते। आपको कोई लेना देना नहीं दे लेकिन सच्चा पूर्णिमा जी इसे स्वीकार कीजिए, बंद कीजिए भारतीय जनता पार्टी का ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बंद कीजिए, बहुत हो गया। जानता है ये
ईवीएम से धोखा करके लाखों वोट बढ़ा के और इलेक्शन कमीशन को अपनी जेब में डालकर सत्ता में काबिज होने वाले लोग ये मत रहे इस देश का संविधान कैसे चलेगा। जो फजीहत हमारी अमेरिका ने की है वो भी दुनिया ने देखी है। हथकड़ी लगाकर भेजे गए हमारे लोग। हरियाणा मैं डेली वेजेस की बात कर रहा था अपने लोगों को नौकरियों के लिए। मैं डेली वेजेस की बात कर रहा था, आप यूएसए में पहुंच गए। डेली वेजर ऐसे ही इग्नोर होते हैं साहब। डेली वेजेस हर जगह यही हाल है। बेरोजगारी की मार पूरे देश में है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब अपना सब कुछ गवाकर हथकड़ियों में भेजा गया हमारे लोगों को, तब क्या ये इनके मुंह पे दही जमा था? अरे इनसे तो कोलंबिया वाले अच्छे हैं, मैक्सिको वाले अच्छे हैं, कम से कम इतनी जुर्रत तो रखी उन्होंने अमेरिका के आगे। आपको तो ट्रांसलेशन चाहिए आपकी बात सुनाने के लिए, फिर आपका ट्रांसलेशन बंद हो जाए तो आप बोल ही नहीं सकते। क्या बात करते हैं, क्या क्या संवारेंगे आप इस देश को? आपने क्या हालत कर दी आज, कितना टैरिफ आज आपने मस्त हाल देश में दिया है। आप मैक्सिको आप डेली वेजेस पे बात कीजिए जगदीप जी, आपको दो मौके मिले। आपको 2002-2008 को मौका मिला डेली वेजेस को रेगुलराइज करते। आप बात कर रहे हैं यूएसए की बेरोजगारी की, सम्मान की बात कर रहे हैं। बहुमत में नहीं आई प्रदेश के अंदर। विनोद जी आप बताइए कांग्रेस कब बहुमत में आई है? जब हीलिंग टच लेकर दिवंगत मुफ्ती साहब आए, लैंड एजुकेशन के बाद आजाद सरकार चली गई। एक मर्तबा बताइए जब कांग्रेस बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर पर काबिज हुई है। आप आरोप लगाने से पहले मेरे भाई, खासतौर पर जो साथी बैठे हैं ताज साहब, ये भी याद रखें कि कांग्रेस को कभी बहुमत नहीं मिला जम्मू कश्मीर के अंदर। कांग्रेस को इतना याद है, कांग्रेस को ये याद है कि जब अमरनाथ यात्रा की अवधि कम की थी तो सामूहिक इस्तीफा दिया था मंत्रियों ने, देते डेली वेजेस पर भी मजा आता। फिर विनोद जी, जिस श्यामलाल शर्मा का जिक्र यहां हो रहा था, मैं बता दूं इन लोगों के दोगले किरदार आपको। जब तक कांग्रेस में रहे तब तक सत्ता सुख भोगा, फिर कांग्रेस छोड़ी, आज इनको उमर अब्दुल्ला सरकार की कमजोरियां याद आ गई। उस वक्त संबंधित मंत्री ये थे, क्यों इन्होंने आखिरी मोमेंट पर इस्तीफा दिया? क्या पहले नहीं दे सकते थे? सत्ता सुख भोग कर इस्तीफा दिया और आज लोगों को कहानियां सुना रहे हैं। सच्चाई ये है विनोद जी, मैं एक ही शब्द में बात, एक ही सेंटेंस में बात पूरी करूंगा। उमर अब्दुल्ला सरकार इस गठबंधन के तहत कमिटेड है कि हम अपने तमाम अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। लेकिन और पैसा दिल्ली से मांगेंगे। मुझे पता नहीं था, ताज साहब ने जो बोला, ताज साहब ने जो देना पड़ेगा, दिल्ली को देना पड़ेगा। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, हमारे लोगों का जीएसटी है। ये हमें मिलेगा नहीं, हमारे लोगों के लिए नहीं मिलेगा तो किसके लिए मिलेगा जनाब? जब एक सरकार खड़ी होगी इनकी मजबूरी बना देंगे। भाजपा विधायकों को भी साथ में। विनोद जी पहली तो बात, ये एक झूठे आदमी का झूठा वक्तव्य। कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, 10,000 लोगों की सूची कम से कम अपनी विधानसभा के वो देने से रहा, ये लगभग अकल्पनीय बात है। रही बात, मैं उमर अब्दुल्ला सरकार से उत्साहित नहीं हूं, मैं इस सरकार और इस गठबंधन से उत्साहित हूं। और मैं जानता हूं कि ये बात लगभग हर पार्टी जानती है कि जो भी इस बहुत बड़े फैसले को अंजाम तक पहुंचाएगा उसका सियासी वजूद और बड़ा होगा, और यही सबसे बड़ा कारण है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, अभी पूर्णिमा जी ने इतनी लंबी लंबी बातें सुनाई यहाँ पे, ये क्यों नहीं बताती कि जब पिछले दिन आपके लोग आपके विद्यालय पर लाठियों का, तो उस वक्त जी जगदीप है डिपार्टमेंट आता है, क्यों आपने पुलिस को इस्तेमाल करने दी लाठियां? और आखिरी बात मैं पूरी करूं, हम इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील हैं और मैं पूर्णिमा जी से आग्रह करता हूं, आप राय मेहरबानी अगर इतनी ही कुव्वत रखती हैं तो कहीं अपने विधायकों को एक बिल लेके आए, सरकार को और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, सरकार को एक मौका दें, एक मंच दें, आप तमाम के तमाम 29 विधायक इकट्ठे हो जाएं और ये कहें कि हम नियमित करने के लिए आपके साथ हैं, हम मोदी जी से पैसा लाके आपको देंगे। चाहे उन्होंने कई हजार करोड़ की कटौती कर दी, छोड़ दीजिए उसको, हम आपको पैसा देंगे। लाइए अपने विधायकों को आगे, जिस एलओपी की इतने बड़े बड़े गाने आपने सुनाए यहाँ पे, कहिए उसको आगे आए, कहिए उसको एक प्रस्ताव पेश करे सामूहिक तौर पर। क्या करवा सकती हैं आप? जी विनोद जी।